हेलो बच्चों, दिस इज शुभा सिंह एंड आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर फ्लो ऑफ हीट। और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से हीट वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र होती है और उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं और उनके सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं उनके मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट फ्लो करने के 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो सबसे पहले कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन में हीट ट्रैवल करती है वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे से तीसरे में, विदाउट मॉलिक्यूल मूविंग। मतलब इसमें मॉलिक्यूल नहीं मूव करता है, हीट वन मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट हीट कर जाता है। ये डिपेंड करता है गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स पे। गुड कंडक्टर्स इजीली हीट हो जाते हैं और बैड कंडक्टर्स में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो जैसे वुड है, वो बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। तो वुड एक साइड गर्म करे तो दूसरी साइड की वुड गर्म नहीं होती है। बट मेटल्स को अगर हम गर्म करते हैं, मेटल्स को हीट करते हैं, तो क्या होता है, पूरा मेटल हीट हो जाता है। एक रॉड को अगर हम हीट करें तो एक साइड गर्म है और दूसरी साइड भी बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। आपने देखा होगा यूटेंसिल्स में हैंडल्स लगे होते हैं, तो प्लास्टिक के लगे होते हैं या वुड के लगे होते हैं। तो क्यों लगे होते हैं? क्योंकि यूटेंसिल्स का जो हैंडल है वो हीट अप ना होने पाए, इसलिए उसमें पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर का यूज किया जाता है। उसी तरीके से अगर कन्वेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हीटेड मॉलिक्यूल, जो लिक्विड और गैस का हीटेड मॉलिक्यूल होता है, वो हीट को कैरी करके ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वेक्शन होता है। देन हम बात करेंगे रेडिएशन की। तो रेडिएशन में हीट ट्रेवल करती है विदाउट एनी मीडियम, बिना मीडियम के हीट मूव करती है रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। तो इसे हम बोलते हैं रेडिएशन। अब हम लोग इन पे डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि कंडक्शन में हीट वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रेवल करती है, हॉट पार्ट से कोल्ड एंड की तरफ, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूवमेंट होता है हीट का। तो ये प्रोसेस कहलाती है कंडक्शन। इस प्रोसेस को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना चाहें तो ये पिक्चर बनी हुई है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक स्टैंड लिया गया है और उसमें एक रॉड, वर्टिकली एक रॉड को फिक्स कर दिया गया है और उसमें थंबनेल को वैक्स के थ्रू चिपका दिया गया है और एक साइड कैंडल जल रही है। और जब ये रॉड हीट होगी कैंडल से तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर करेगी। अब इसका वन एंड जो है ये हॉट है क्योंकि ये कैंडल के जस्ट बिलो है, और उसके बाद ये कोल्ड पार्ट है। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर करेगी, हॉटर पार्ट से, हॉटर एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूव करेगी। और इस मूवमेंट को देखने के लिए ये थंबनेल्स लगाई गई हैं कि जैसे जैसे हीट ट्रांसफर करेगी तो पहली थंबनेल गिरेगी, फिर उसके बाद आगे हीट ट्रांसफर करेगी तो दूसरी थंबनेल गिरेगी, और ऐसे तीसरी गिरेगी, चौथी गिरेगी, ऐसे ही पांचवी गिर जाएगी। और जैसे जैसे हीट का मूवमेंट होगा वन एंड से दूसरे एंड पे, या कह सकते हैं हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, वैसे वैसे ये वैक्स मेल्ट होता जाएगा और ये थंबनेल्स गिर जाएंगी। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या पता चला कि हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, ये ट्रेवल करती है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, और या कह सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। और इसमें मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल्स एज इट इज रहते हैं। बस हीट वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, या कहेंगे हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ मूव करती है। अब कंडक्शन जो होता है वो 2 टाइप के मटेरियल्स के थ्रू होता है, या कह सकते हैं कि कंडक्शन जो होता है वो कंडक्टर्स के थ्रू होता है, और या कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर्स के थ्रू होता है और बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर के थ्रू नहीं होता है। अब ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं
कंडक्शन के लिए, मतलब उसमें हीट का फ्लो हॉटर एंड से कोल्ड एंड की तरफ हो जाता है, तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटेरियल जिनमें हीट का कंडक्शन हो जाता है इजीली, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। और वो मटेरियल जिनमें एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, या कहेंगे हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। कि जैसे आप कोई वुडन चीज पकड़ें और उसको एक तरफ से गर्म कर रहे हैं, एक तरफ से वो जल रही है, दूसरा एंड उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं क्योंकि उसमें वो क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, या कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और वहां पे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर यही आपने मेटल की रॉड पकड़ रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेटल की रॉड एक साइड से अगर गर्म कर रहे हैं, तो दूसरे एंड से जहां पे आपने होल्ड कर रखा है वो पार्ट भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और उसको आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो सारे तरह के मेटल्स जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और ग्लास जो है कुछ अमाउंट में हीट फ्लो कर पाता है, और इसके अलावा वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, ग्लास में कुछ अमाउंट में हीट ट्रांसफर होती है, तो इसको एज ए इंसुलेटर ही हम लोग लेते हैं। और लिक्विड्स एंड गैसेस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देन अगर हम लोग गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट के यूजेस की बात करें, तो जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है मेनली हम लोग हीट ट्रांसफर के लिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर हम कुकिंग करते हैं, और वो यूटेंसिल्स बने होते हैं हमारे मेटल के, एल्युमिनियम, ब्रास, स्टील, इन सब मेटल्स के बने हुए होते हैं। अब इन मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफर इजीली होता है, जिसकी वजह से इन यूटेंसिल्स में हम इजीली फूड कुक कर पाते हैं। तो इस तरीके से कुकिंग यूटेंसिल्स का यूज़ करते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। देन अगर हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हम लोग क्या होते हैं जिसमें क्विकली हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, आइस वगैरह को हम क्लोथ के बीच में कवर करके रखते हैं, जिससे क्या होता है बाहर की हीट जो है इस पर इफेक्ट ना कर पाए। उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स में क्या होता है, डबल वॉल्स बनी होती हैं, उनके बीच में स्पेस रहता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का स्पेस रहता है, जिससे क्या होता है अंदर जो कूलिंग है वो मेंटेन रहे। उसकी जो डोर में भी रबर लगी होती है जो कि क्या करती है, उसके अंदर जो बाहर के टेम्परेचर से उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब अंदर जो है वो जो लो टेम्परेचर है कहेंगे या कूलिंग जो है वो मेंटेन रहती है। उसी तरीके से विंटर्स में हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो वो जो वुलन क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है, वुल भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, और वुल के फाइबर्स के बीच में एयर स्पेसेस होती हैं, उसमें जो एयर ट्रैप हो जाती है, जो मतलब वुल फाइबर्स को जब बुनाई की जाती है तो उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है, और वो एयर भी एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है, और वुल फाइबर भी इंसुलेटिंग मटेरियल है। उससे क्या होता है बॉडी के अंदर की जो हीट होती है वो मेंटेन बनी रहती है और बाहर नहीं जाने पाती। तो ये हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करता है। उसी तरीके से विंटर्स में अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसमें एक मोटी रज़ाई ओढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है या दो पतले ब्लैंकेट्स को जो है ओढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो दो पतले ब्लैंकेट्स को से अपनी बॉडी को कवर करना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू मोटी रज़ाई। क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक तो ये डबल लेयर बनेगी, डबल इंसुलेटिंग लेयर बनेगी, मतलब फाइबर्स हैं, वुल के फाइबर्स हैं, उनके बीच में एयर स्पेसेस हैं, तो दोनों ब्लैंकेट्स में सेम चीज़ है, और उसके बीच दो ब्लैंकेट्स के बीच में भी एयर स्पेस रहेगा, और उसमें भी जो दो ब्लैंकेट्स के बीच में स्पेस है उसमें भी एयर ट्रैप हो जाएगी, और ये क्या करेगी, ज़्यादा इंसुलेट करेगी, इंसुलेटिंग कंडीशन है वो उसमें ज़्यादा क्रिएट होगी, जिससे क्या होगा उसमें इंसुलेशन अच्छा होगा और वो हमको इजिली प्रोटेक्ट कर पाएगी कोल्ड से। तो
अब यही सेम अगर एग्जाम्पल स्वेटर्स में लें, 2 पतले स्वेटर्स पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा या हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन देंगे, या एक मोटा स्वेटर हमको ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा? तो सेम यहाँ पे आंसर होगा कि 2 पतले स्वेटर पहनना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो हमें कोल्ड से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू मोटा स्वेटर। अब हम लोग आते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या होती है? इसमें हीट का ट्रांसफर होता है हीटेड मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड या गैस। जो हीटेड मॉलिक्यूल होता है लिक्विड या गैस का, वो हीट कैरी करके कोल्ड रीजन की तरफ मूव करता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब जैसे इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, बीकर लिया गया है, बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया गया है एक। तो इसमें ये मूवमेंट जो मैंने बताया कि हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ये कलरफुल वे में बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही हीट होगा लिक्विड, वैसे ही इसके अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हीटेड मॉलिक्यूल्स है, नीचे जो बॉटम के हीटेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो हीट हो गए हैं और उनमें मूवमेंट हो रहा है। तो वो मूवमेंट क्या होगा, कोल्ड रीजन की तरफ होगा। और जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर का स्पेस ले लेंगे तो जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर ये बॉटम पे हीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट मिल रही है इनको, तो ये हीट हो जाएंगे, फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट दिखेगा। और ये जैसे जैसे ये लिक्विड गर्म होगा, वैसे वैसे पोटेशियम परमैंगनेट इसमें घुलता जाएगा, और ये सर्कुलर मूवमेंट कलरफुल वे में इसमें इस एक्सपेरिमेंट में दिखेगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि एक बीकर में लिक्विड लिया गया है और उसको नीचे हीट किया जा रहा है, और इस लिक्विड के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिया गया है, जो कि वाटर के गर्म होते ही इसमें ये स्लोली घुलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो जैसे जैसे वाटर गर्म होगा वैसे वैसे ये घुलेगा, और ये बॉटम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे कोल्ड रीजन की तरफ, और जो कोल्ड रीजन में अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाएंगे, फिर ये गर्म होंगे, फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो ये कहलाता है कन्वेक्शन। तो बच्चों, कन्वेक्शन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सबसे पहले तो जानते हैं कि ब्रीज क्या होता है। ब्रीज जेंटल विंड जो होती है, जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो हमारी बॉडी को कूल करती हैं, वो कहलाती हैं ब्रीज। तो ये सी ब्रीज, डे टाइम में सी ब्रीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं कोस्टल एरियाज में, और नाइट टाइम में लैंड ब्रीज को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सी ब्रीज की बात करते हैं। तो डे टाइम में क्या होता है, जब सन शाइन करता है तो क्या होता है, ये जो लैंड एरिया है जो कि अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो डायरेक्टली सन की हीट से हीट अप हो जाता है। बट वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जल्दी वो हीट नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डे टाइम में जो सी का वाटर है वो ठंडा रहता है और लैंड गर्म हो जाती है। तो लैंड गर्म हो जाती है, बट यहाँ पे रहने वाले लोग ठंडी हवाओं को एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे ठंडी हवाओं का एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो लैंड एरिया है वो तो गर्म हो गया है, लेकिन कन्वेक्शन की वजह से जो लैंड से टच होने वाली एयर है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है। और गर्म जब हवा होती है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। कन्वेक्शन में क्या होता है, हीटेड मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो जो यहाँ से टच होने वाली एयर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, और जो सी से टच होके आने वाली एयर है वो क्या होगी, वो ठंडी होगी। तो जो ये यहाँ की जो एयर है, हॉट एयर ऊपर की तरफ चली गई, तो ये स्पेस को कौन कवर करेगा, ये जो सी से टच करके आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो इधर आएंगी। तो क्या होगा, यहाँ के लोग जो कोस्टल एरिया पे रहने वाले, कोस्टल एरिया साइड पे जो रहने वाले लोग हैं, वो इन ठंडी हवाओं को एक्सपीरियंस करेंगे। तो यही रीज़न है कि जो सी कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं, उनकी जो विंडोज़ और डोर्स होते हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है, उनकी फेसिंग जो होती है वो सी की तरफ होती है, जिससे वो दिन के टाइम जब बहुत गर्म होता है सन की वजह से, तो वो ठंडी हवाओं को एक्सपीरियंस कर सकें। अब वही जो कोस्टल एरिया है, रात के टाइम ठंडा होता है, तो रात के टाइम क्या होता है, लैंड एरिया तो कोल्ड हो जाएगा, बट ये सी वाटर जो है वो गर्म हो चुका है।
अब जो सी से टच होके जाने वाली एयर्स हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। और लैंड से टच होके जो आने वाली एयर है, मतलब वो कोल्ड एयर है, वो सन की तरफ, सी की तरफ मूव करेगी। तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो बच्चों, कंडक्शन और कन्वेक्शन में आपने देखा कि इन दोनों में हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हीट का ट्रांसफ़र हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है विदाउट एनी मीडियम। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप फायर के सामने बैठे हैं, फायर से थोड़ा दूर बैठे हैं, फिर भी जो फायर की हीट है वो आप तक पहुंच रही है, आपकी बॉडी उस हीट को एक्सपीरियंस कर रही है। तो आपके चारों तरफ तो एयर है, और वो एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसा कि आपने पढ़ा कि जो है गैस और लिक्विड दोनों ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो वो हीट आपकी बॉडी तक कैसे पहुंच रही है, तो वो हीट रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू विदाउट एनी मीडियम आपकी बॉडी तक पहुंच रही है। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप डेली एक्सपीरियंस करते हैं कि सन रेज की हीट एंड लाइट आप एक्सपीरियंस करते हो। सन रेज से आने वाली जो हीट है वो हमारी बॉडी एक्सपीरियंस करती है, और हमारे चारों तरफ तो एयर है, मीन्स अर्थ के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर अवेलेबल है और वहाँ पे एयर है। बट सन जहाँ पे है वहाँ पे क्या एयर है, कोई मीडियम है? वहाँ पे तो वैक्यूम है। बट वहाँ से हीट पहुँच रही है हमारी बॉडी तक, सनरेज पहुँच रही हैं। तो सनरेज यहाँ तक कैसे पहुँच रही हैं? तो सनरेज रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू पहुँच रही हैं। और क्या हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट। सन क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है, और अर्थ क्या है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है, और हीट का ट्रांसफर लगातार हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेडिएशन प्रोसेस का। तो हमने क्या समझा कि रेडिएशन प्रोसेस में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और रेडिएशन में क्या होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का मूवमेंट होता है, हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट एनी मीडियम। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हीट ट्रांसफर की तीनों मेथड्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।